हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे का हमारा चैप्टर बताएंगे दोस्तों विद्युत धारा। क्या बताएंगे दोस्तों? विद्युत धारा। यह भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर का दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे। इसके पहले का हम जो भी पार्ट आपको बताए हैं उसमें आप बहुत लाइक किए, शेयर किए, बहुत हमें प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा। इसलिए दोस्तों हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आपका करवा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। अब आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा टेंशन खत्म, क्योंकि दोस्तों हम सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक चैप्टर का। देखिए, इस चैप्टर में हम केवल क्या बताएंगे? जो विद्युत धारा चैप्टर है, इस चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता देंगे। एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया? 15, 16, 2015 में, 2016, 2018, 19, 20 और 22 में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2017, 18, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है उन सभी को हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न को भी कितना बार पूछा गया? 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है दोस्तों? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24। अभी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम झूठ मूठ में यहाँ में लिख दिए हैं 14-15 पूछा गया। आप अपने गाइड या विद्या में या पिछले साल का पेपर उठा के आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यह भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? 2014, 15, 16 में नहीं पूछा गया है। 17, 18, 19, 20, 22, 21 में भी नहीं पूछा गया है। 22, 23 और 24 में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मत कीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम अभी बता सकते हैं दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं। तो देखिए, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी, अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और टॉप कर जाए, 90% नंबर लाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। दूसरा, अगला देखिए, तो क्या दोस्तों केवल पास हो सकते हैं। दूसरा कैटेगरी, अगर आपका कम से कम 20% तैयारी है। क्या दोस्तों? 20% आप पढ़ाई की हैं, थोड़ा बहुत आप याद भी की हैं, समझे हैं, तो आप मान कर चलिए 60 से 70% नंबर ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लाएंगे। और आपका दोस्तों 50% तक अगर तैयारियाँ हो चुकी है अभी तक, तो आप पक्का 90% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों, अगर 50% तैयारियाँ हो चुकी है तब। तो इस टाइप के है, और जिस टाइप के है आप सोच लीजिए आपका कितना नंबर आने वाला है। अगर कुछ नहीं पढ़े तो केवल पास हो सकते हैं, 80-90% नंबर नहीं आने वाला है। ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न है दोस्तों, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार प्रश्न पूछेगा दोस्तों। प्रश्न पूछेगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बोर्ड एग्जाम में आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, यह प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहले कॉपी में यहाँ लिखिएगा उत्तर, उसके बाद क्या लिखिएगा? आंतरिक प्रतिरोध। इसमें यही ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सेल मान लीजिए कोई सेल है, देखिए इसमें जो सेल होता है यही सेल है जो टार्च में लगता है दोस्तों, सेल। तो कोई सेल या बैटरी हो, तो किसी सेल या बैटरी में जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता है
तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है उसको जो रुकावट करता है, रुकावट को ही जो रोकता है, यानी जो रुकावट इसमें होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ में लिखा गया है कि जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, क्या दोस्तों, जब हम सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धारा के प्रवाह में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, यानी जो इसमें एक ऐसा चीज़ होता है, यानी जो भी हो जो इसमें क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, अभी हम बताए हैं ना दोस्तों कि यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो यह सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3 चीज़ पे निर्भर करता है। पहला दूरी पर, क्या दोस्तों, दूरी पे, पहला किस पे निर्भर करता है, दूरी पे। दूसरा है दोस्तों क्षेत्रफल पे, और तीसरा है दोस्तों सांद्रता पे। तो यह 3 चीज़ पे निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, उत्तर। उसके बाद लिखिएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। 3 याद रखिएगा, दूरी, क्षेत्रफल और सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना गाढ़ा लिक्विड डाला गया हो या पदार्थ जो इसके अंदर हो कितना गाढ़ा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। देखिए ये दूरी, तो दूरी क्या होता है, जो यह दूरी के अनुक्रमपाती होता है। तो कौन अनुक्रमपाती होता है दोस्तों, तो आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या होता है, दूरी के अनुक्रमपाती होता है। उसके बाद देखिए दूसरा किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। तो देखिए क्षेत्रफल में क्या होगा, यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती होता है। कौन दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती होता है। तीसरा है सांद्रता, यह सांद्रता के अनुक्रमपाती होता है। सांद्रता क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमपाती होता है। कौन, आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है दोस्तों वह क्या होता है, सांद्रता के अनुक्रमपाती होता है। यानी 2 अनुक्रमपाती होता है और 1 व्युत्क्रमपाती होता है। दूरी और सांद्रता अनुक्रमपाती होता है। क्या दोस्तों, जो दूरी है और जो सांद्रता है वह अनुक्रमपाती होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है। तो यह याद रखने का आसान तरीका है कि जो दूरी और सांद्रता क्या होता है दोस्तों, दूरी और सांद्रता अनुक्रमपाती और क्षेत्रफल व्युत्क्रमपाती होता है। आप केवल यह भी याद कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमपाती होता है, अब बाकी 2 क्या होता है, अनुक्रमपाती। तो केवल आप इतना याद रख लीजिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वह व्युत्क्रमपाती होता है और दूरी और सांद्रता क्या होता है दोस्तों, अनुक्रमपाती होता है। तो अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों अनुगमन वेग का परिभाषा दीजिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए कितना बार पूछा गया है, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ दोस्तों हमको लग रहा है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तर जो आपका कॉपी है देखिए दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी होता है उसमें प्रश्न नहीं लिखना होता है, तो आप प्रश्न मत लिखिएगा, डायरेक्ट उत्तर से लिखना स्टार्ट करना होता है। तो उत्तर में क्या लिखिएगा, अनुगमन वेग। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अनुगमन वेग, तो उसको हेडिंग बना दीजिएगा अनुगमन वेग। अब देखिए इसका परिभाषा, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है। क्या दोस्तों, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी चालक में होता है। क्या दोस्तों, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी चालक में होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुगमन वेग। यानी अनुगमन वेग वह नियत वेग है। क्या दोस्तों, जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है। कौन सा दोस्तों, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी चालक में होता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, VD से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर यह क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से समझिएगा, यह थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न यह बोर्ड एग्जाम में कितना बार पहले पूछा गया यह देख लीजिए, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024, यानी यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है दोस्तों, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उसे यानी उनको क्या करना है दोस्तों, उनको यानी किनको, विद्युत परिपथ को परिपथ बनाकर समझाइए। जो किरचॉफ का नियम है उसको क्या करना है दोस्तों, उसके नियमों को उल्लेख करना है, यानी उसके नियम को बताना है और उनको क्या करना है, परिपथ बनाना है। परिपथ यानी जो यह चित्र बना है इसको बनाना है। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, हम चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक, यहाँ से तार से लाइट आ रहा है, एक तार से आया, दूसरा तार से भी यहाँ पे आया, तीसरा तार से भी यहाँ पे आया, ठीक, और ये 2 तार से इधर से लाइट चला गया, ठीक। ये 3 तार से यहाँ पे जा रहा है, तो इसको मान लेंगे I1, इसको I2, इसको I3। तो 3 यहाँ पे आ रहा है और 2 तार से यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इसको मान लेंगे I4 और यह हो जाएगा I5। तो किरचॉफ का नियम यह कहता है कि यह यहाँ पे जो इस बिंदु पर है, आने वाली धाराओं का और जाने वाली जो यह जाने वाली धाराओं हैं, इन दोनों का योग क्या होता है, 0 होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए जितने, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जितना इसमें धारा आती है उतना ही जाती भी है, यानी दोनों बराबर होती है। तो देखिए इसमें एक और टॉपिक होता है कि जो जाती है उसको क्या कहते हैं, माइनस में लिखते हैं, यानी जाने वाली धाराओं को किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो किरचॉफ के नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा, यानी इस बिंदु पर यह 3 धारा आ रही है, आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। इसको मतलब यहाँ पे समझिए, देखिए क्या करना है, आने वाली धारा में जाने वाली धारा को जोड़ना है। तो आने वाली धारा क्या है दोस्तों, देखिए 1 2 3, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, यह क्या है दोस्तों, आने वाली धारा है। और क्या करना है, जाने वाली धारा। तो जाने वाली धारा क्या है, प्लस कोष्टक में इसको लिखेंगे, क्योंकि -I4 है ना, जाने वाली जो जाता है उसको किस में लिखते हैं, माइनस में। तो यह क्या है दोस्तों, जाने वाली धारा है, तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो -I4 कोष्टक बंद, फिर प्लस, फिर क्या है दोस्तों, I5 है, तो -I5 लिखेंगे, -I5 बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी 0। यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो लिख दिए हैं, यहाँ पे हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 प्लस इसको उतार देंगे, प्लस इसको भी उतार देंगे। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, क्या दोस्तों, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। I4 है तो I4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, -I5 बराबर क्या होता है, 0। तो यही है क्या है दोस्तों,
किरचॉफ का नियम है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको ध्यान से समझिए। यह चित्र बनाया गया है और यह लिखा गया है। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, यह तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि आप समझ जाएंगे जल्दी से। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ के टोटल 2 नियम है दोस्तों, तो हम दोनों नियम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम देखिए क्या कहता है। इस नियम के अनुसार परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे यह परिपथ है, तो यहाँ पे जो भी धारा मिल रही है उन धाराओं का योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं, जो यह परिपथ है, यहाँ पे जो जितनी भी धाराएं मिल रही है यह जा रही हैं, वो भी तो यहीं से न जा रही हैं, तो वो मिल रही हैं, यानी यह भी यहाँ पे मिल रही है। 1 2 3 4 जो पाँचों है वह यहाँ पे मिल रही है। तो इन जो मिलने वाली धाराओं है इनका योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, I1 यह आने वाली धारा, I2 आने वाली धारा, I3 यहाँ पे I3 है और यह I1 है। तो यह क्या होगा दोस्तों, 3 I1 I2 I3, 3 इस बिंदु पर आने वाली धारा है और I4 जाने वाला है। देखिए जो ऐसे तीर बनेगा इसका मतलब जाने वाला, और जो ऐसे तीर बनेगा इसका मतलब आने वाला। यह भी क्या है दोस्तों, जाने वाला धारा है। तो इसका योग क्या होता है, शून्य होता है। तो चलिए हम इसका योग करके देखते हैं। सबको जोड़ देना है पाँचों को। तो यह I1 हो जाएगा प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I4 के पहले माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह जाने वाली धारा है। आने वाली धारा को क्या कहते हैं, प्लस। तो प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जाने वाली धारा है उसके पहले माइनस लिखा जाता है, तो माइनस लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस I5। तो I5 भी क्या है, जाने वाली धारा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, कोष्टक बंद बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक, उसके बाद देखिए I1 है तो I1, प्लस है तो प्लस, I2 है तो I2, I3 है तो I3। अब यहाँ पे भी प्लस का माइनस में जैसे गुणा करके हम आपको समझाए हैं वैसे गुणा करेंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। I4 है तो I4। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। I5 है तो I5 बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो 0 लिख दिए हैं। नीचे क्या लिखा गया है दोस्तों, नीचे लिखा गया है इस परिपथ में जाने वाली धाराओं का योग, यानी जो धारा जा रही है तो जाने वाली धाराओं का योग तथा आने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। अब देखिए इसमें 2 तरीके से समझ लीजिए, या तो जाने वाली धाराओं को जोड़ दीजिए बराबर आने वाली धारा। जैसे यहाँ पे देखिए यह क्या है, 3 आने वाली धारा, इस बिंदु पर I1 I2 I3 3 आने वाली धाराओं का योग है, प्लस बराबर क्या होगा, जाने वाला धारा। जाने वाला धारा क्या है, I4 और I5। यह समझ लीजिए, या यहाँ से आप समझिए क्या किया गया है। यहाँ पे I1 है तो I1 उतार दिया गया है, I2 है तो I2 और I3 है तो I3। यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख दिया गया है। अब देखिए I4 और I5 को क्या किया गया है, बराबर के इधर भेजा गया है। तो जब बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए यह माइनस I4 है तो बराबर किधर आया तो प्लस I4। यहाँ पे माइनस I5 है तो बराबर किधर आया तो प्लस I5 हो गया है। अब देखिए दोस्तों आगे का क्या किया है। आगे है दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम है। फिर है दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु। यह भी क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें।